Hello dear student, welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English ज्ञान गंगा। इस क्लास में आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत इकोनॉमिक्स के पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग दिए गए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया क्वेश्चन आंसर उससे संबंधित हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यू हैव टू पे योर अटेंशन on the video and listen it carefully. That's why you will be reliable on your confidence. So let's start. Question number 1. Question number 1 क्या कह रहा है? In situation with high risks, credit might create further problems for the borrower. Explain. ठीक है, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें हाई रिस्क हो और उस कंडीशन में अगर कोई बारोवर है, पैसा लेने वाला है अर्थात उधार लेने वाला है, कर्ज लेने वाला है, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसको एक्सप्लेन करना है कैसे समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, आंसर है इसका हाई रिस्क सिचुएशंस अकर इन रूरल एरियाज। जो हाई रिस्क सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, मतलब जो अत्यधिक जोखिम वाला काम होता है, स्थिति बनती है, वह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है। बिकॉज क्योंकि देयर द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोन की मांग होती है वह क्रॉप प्रोडक्शन से होती है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन अर्थात कृषि उत्पाद से संबंधित होती है, खेती करने से संबंधित होती है, विच इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, जो मांग होती है, डिमांड होती है क्रेडिट की, उससे लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाओं को खरीदते हैं, वाटर यानी सिंचाई के साधन उपलब्ध करते हैं, विद्युत चाहिए उनको, और जो भी मशीन उपकरण रहेगा उसके रिपेयरमेंट के लिए या रिपेयरिंग के लिए वो लोग इस तरह के लोन लेते हैं। तो अगर क्रॉप प्रोडक्शन है तो निश्चित रूप से रिस्क है। क्यों? देयर इज ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 or 4 months बिटवीन द टाइम when farmers buy these inputs and when they sell the crop। ठीक है, कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम होता है जब फार्मर जो है अपने खेतों में बीज को बोते हैं और जब अंत में कटाई करते हैं अर्थात फसल की कटाई करते हैं। तो ये शोइंग हो गया बीज का और ये क्रॉपिंग हो गया अर्थात हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें लगभग 4 महीने का समय होता है। तो ये एक रिस्क है कि बीच में और कोई इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मर्स जनरली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। यानी शुरुआत में ही लोग लोन लेते हैं और जब खेती हो जाती है अर्थात जब फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसके बाद ही वो लोग बेचकर लोन को चुका पाते हैं। तो यह भी एक रिस्क ही है। रीपेमेंट ऑन द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। जो रीपेमेंट है लोन का वह पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? जो खेती है उससे होने वाली आय पर, यानी कृषि से उत्पादित आय पर डिपेंड रहती है। इफ ए क्रॉप फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेन, अगर कम वर्षा के कारण फसल उत्पादन नहीं होता है, और फॉर एनी अदर रीजन या किसी दूसरे कारण से, स्मॉल फार्मर हैज टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। तो जो छोटे किसान होते हैं उनको अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा या टुकड़ा लोन को चुकाने के लिए बेचना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो ए रिस्क। फेल्योर ऑफ क्रॉप्स क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बारोवर्स। ठीक है, फसल नुकसान होने के कारण, यानी अगर फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई तो जो लेनदार होता है अर्थात कर्ज लेता है उसके लिए तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्रेडिट डज नॉट इम्प्रूव हिज अर्निंग्स बट लीव्स हिम वर्स ऑफ देन बिफोर।
तो जो लोन लिया हुआ व्यक्ति होता है उसका लोन उसके अर्निंग में उसकी सहायता कुछ नहीं कर पाता है, सुधार नहीं कर पाता, बदले में उसे पहले से और अधिक जो है परेशानी में डाल देता है। ठीक है, यानी उसकी कंडीशन, आर्थिक कंडीशन और गड़बड़ हो जाती है। क्रेडिट इन हाई रिस्क सिचुएशन पुशेस द बारोअर इनटू ए डेब्ट ट्रैप। और इस तरह से अगर हाई रिस्क यानी अत्यधिक जोखिम वाला क्रेडिट हो गया है, सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, तो वह एक जाल में फंस जाता है जिसको कर्ज जाल बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप। अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। यानी डेब्ट ट्रैप का मतलब कि इसमें अगर जो है कर्ज की रिकवरी की जाए तो वह भी बहुत ही कष्टकारक होती है, पेनफुल होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। किस तरह से पैसा किसी के जरूरतों को पूरा करने में दो प्रकार से सक्षम है, यानी किस तरह से दो तरह से जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ योर ओन। ठीक है, खुद के एग्जांपल से इसको समझाइए। आंसर है इसका इन ए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना। यानी अगर किसी को गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है, गेहूं की आवश्यकता है और उसके पास चावल है, चावल, तो पहले वो चावल देगा गेहूं वाले को और उससे गेहूं प्राप्त करेगा। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी बिना किसी धन के जब किसी वस्तु का यानी दो वस्तुओं का लेन देन हो जाता था, आदान प्रदान हो जाता था, तो उसमें मतलब उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। और इसमें जो दोनों तरफ किसी वस्तु की मांग होती है वह डबल कोइंसिडेंस कहलाता है, यानी दोनों तरफ जो है किसी वस्तु की मांग है और यह इसका एसेंशियल फीचर है यानी आवश्यक तत्व है। बाय सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस मनी रिमूव्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब हम लेन देन में धन का उपयोग करते हैं तो धन सबसे पहले क्या करता है कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है उसको रिमूव कर देता है, अर्थात दोनों लोगों की चाहत को समाप्त कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे गेहूं के बदले चावल चाहिए था, तो दोनों लोगों को, इनके पास गेहूं है, इनके पास चावल है, दोनों लोगों को एक दूसरी वस्तु चाहिए। ठीक है, किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो चावल वाला गेहूं वाले को चावल दे देता था, गेहूं प्राप्त कर लेता था। उसी तरह से गेहूं वाला करता था, गेहूं दे के चावल प्राप्त कर लेता था। तो इसमें मनी का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक, और जब मनी का उपयोग हो जाएगा तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, दोनों तरफ जो चाहत उत्पन्न हुई है, किसी वस्तु को आवश्यकता की नज़र से देखा जा रहा है, वो समाप्त हो जाता है। एंड द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में इस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द फार्मर टू लुक फॉर ए बुक पब्लिशर। उदाहरण के तौर पर जो है कोई एक किताब छापने वाला है, बुक पब्लिशर है, बुक को पब्लिश करने वाला है, ठीक है, और जो है और एक किसान है, तो दोनों लोगों को किसकी आवश्यकता है? ठीक है, तो बुक पब्लिशर को जिस वस्तु की आवश्यकता है जरूरी नहीं फार्मर को हो, और फार्मर को जिसकी आवश्यकता है वो जरूरी नहीं कि वो बुक पब्लिशर को। हु विल बाय हिज सीरियल्स एट द सेम टाइम सेल हिम बुक्स। ठीक है, सेल हिम बुक्स। हु विल बाय हिज सीरियल्स, यानी जो किसान अपनी फसल उस बुक पब्लिशर को बेचता है ताकि वह उससे किताबें खरीद सके, तो ये नहीं होगा। ऑल ही हैज टू डू हिज इज फाइंड ए बायर फॉर हिज सीरियल्स। तो उसे क्या करना है कि वह एक अच्छे विक्रेता को यानी अच्छे क्रेता को जो उसके अनाज को, फसल को अच्छे दामों पर खरीद सके, उसको उसे खोजना होगा। इफ ही हैज एक्सचेंज इट सीरियल्स फॉर मनी, और यदि उसने पैसे के बदले अपने वस्तुओं को यानी अपने अनाज को बेच दिया है, ही कैन परचेज एनी गुड्स और सर्विस विच ही नीड्स। तो वह किसी भी धन को खरीद सकता है, मतलब किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। ठीक है, पैसा अगर उसके पास आ गया तो जो चाहे वो खरीद सके।
दिस इज बिकॉज मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि जो धन है, मनी है, वह एक्सचेंज का एक माध्यम बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? किस तरह से बैंक दो लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, जिनके पास सरप्लस धन होता है अर्थात अधिशेष धन होता है, और जिनके पास धन की कमी होती है, जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है कौन? बैंक। तो किस प्रकार से करता है? पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स विच पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन देम। लोग जो है बैंक में अपने धन को जमा करते हैं और बैंक उनको इंटरेस्ट रेट देता है, विच पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन देम, ठीक है, बैंक उनको इंटरेस्ट रेट देता है। पीपल डू नॉट विदड्रॉ देयर कैश डेली। ऐसे लोग जो पैसा जमा करते हैं वे अपने पैसे को डेली नहीं निकालते हैं। द बैंक्स देयरफॉर होल्ड ओनली 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश with themselves in order to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank or any given day। जो बैंक होते हैं वो अपने टोटल डिपॉजिट का केवल अपने पास 15% रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं, कैश कैश रखते हैं, ताकि जो मतलब जो दूसरे लोग हैं बैंक के जो सदस्य बने हुए हैं, ठीक है, जमा करने वाले, वे कभी भी किसी भी समय, ठीक है, मतलब वर्किंग डे में किसी भी दिन जाकर वहां पे पैसा निकाल सकते हैं। तो वो जो पैसा निकाला जाएगा वो डिपॉजिटर्स के द्वारा, ठीक है, जमा किया गया होता है, वही पैसा विड्रॉल किया जाता है। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी भी विशेष दिन, ओनली सम ऑफ इट्स मनी डिपॉजिटर्स केम टू विड्रॉ कैश। तो जो डिपॉजिटर्स बड़े बड़े होते हैं, जो पैसा बड़ी मात्रा में जमा करते हैं, वो कभी कभी आते हैं, किसी पर्टिकुलर विशेष दिन आते हैं और अपना पैसा निकालते हैं। द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश, और इस तरह से बैंक जो है उस कैश के साथ, ठीक है, आने वाले मतलब निकालने वाले और जमा करने वालों के बीच में मैनेज कर पाता है। दे यूज ए मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स टू दोज हु नीड मनी, ठीक है, जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसका बड़े पैमाने पर बैंक वाले क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं लोन लेने वालों को, ठीक है, जिनको पैसे की आवश्यकता होती है उनको लोन देते हैं। द बैंक्स मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो बैंक इस तरह से जमा की गई धनराशि का, ठीक है, जमा की गई धनराशि को उन लोगों को लोन के रूप में देते हैं जिनको पैसे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, थस इन दिस वे, इस प्रकार से, द बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी बैंक एंड दोज हु नीड मनी। बैंक उन दोनों लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है, अर्थात एक जो है मीडिएटर का काम करता है, जिनके पास अधिशेष धन होता है और जिनको धन की आवश्यकता होती है। बैंक चार्जेस ए हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। बैंक जो है लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है, और जो जमा राशि पर वो इंटरेस्ट देते हैं उन पर कम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। और ये जो लोन पर लगाया गया इंटरेस्ट रेट है और जो किसी को मतलब किसी के धन पर जो डिपॉजिट किया हुआ धन है उस पर जो दिया गया इंटरेस्ट रेट है, इसका जो अंतर होगा वही बैंक का इनकम होगा। सपोज दैट कोई व्यक्ति आया और बैंक में उसने 10,000 रुपया जमा कर दिया, ठीक है, तो इस व्यक्ति को बैंक वाले पर एनम के हिसाब से मान लो 3% का ब्याज दे रहे हैं, 3%, और इसी 10,000 रुपये को दो लोगों ने 5-5 हजार रुपया लोन के रूप में निकाल लिया, 5-5 हजार रुपया, और बैंक ने इस पर जो है एनुअली 8% का ब्याज लगा दिया, 8% का। तो 8% और 3%, इनमें जो अंतर है वो 5% का है, यही 5% क्या हो जाएगा, बैंक का इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट है लुक एट
ए 10 रुपी नोट, 10 रुपए का एक नोट देखो, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ऊपर सबसे क्या लिखा होता है, क्या इस वाक्य को, इस स्टेटमेंट को, कथन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट आर रिटन ऑन द टॉप। ठीक है, गारंटीड बाय द गवर्नमेंट अर्थात सरकार के द्वारा, जो है सरकार की द्वारा दी गई गारंटी टॉप पर लिखा होता है। ऐसा क्यों। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय, जो केंद्र में सरकार, केंद्र सरकार के बिहाफ पर करेंसी नोट्स जारी करती है। ठीक है, द स्टेटमेंट मीन्स, इस कथन का मतलब है दैट द करेंसी इज ऑथराइज्ड और ए गारंटी, और गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि जो करेंसी है वह सेंट्रल यानी केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है, उस पर केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है। दैट इज, वो क्या है, इंडियन लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ द रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। इसका मतलब यह है कि भारतीय कानून उस रुपए को पेमेंट के तौर पर वैध करता है, अर्थात लेन देन के रूप में वैध करता है, अर्थात वो वैधानिक है यानी कानूनी रूप से मान्य है। दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन ए सेटिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया, यानी भारत में किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए उसको मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। हमें फॉर्मल सोर्सेज के, क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज को भारत में बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, क्यों। वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों से हमें भारत में जो है फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। द मनी लेंडर्स और द एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स चार्जेस ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो मनी लेंडर्स अर्थात साहूकार होते हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो कृषि व्यापारी होते हैं, ये अपने द्वारा दिए गए लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, अर्थात उच्च दर पर जो है ब्याज वसूल करते हैं। दे जनरली चार्ज 5% पर मंथ, वे सामान्यतः 5% पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं। whereas द बैंक चार्जेस अबाउट 10 to 15% पर इनम, जबकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% पर इनम चार्ज करते हैं। ठीक है, द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डज लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बारोअर्स। अत्यधिक इंटरेस्ट रेट के कारण जो कर्ज लेने वाले लोग होते हैं उनकी इनकम कम हो जाती है, अर्थात जितना अधिक इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना ही अधिक जो है कर्ज लेने वालों की इनकम रहेगी। मतलब जो डिफरेंस है बैंक और उसके लोन में, ठीक है, ये 5% पर मंथ है। इसका मतलब क्या हो गया, 5% पर मंथ यानी 12 into 5 इज इक्वल टू 60% पर एनम। ठीक है, एक साल में कितना, 60%। और बैंक कितना चार्ज कर रहे हैं, 10 से 15%। तो सोच लो कितना अंतर है, और ये पर इनम चार्ज कर रहे हैं बैंक वाले। ठीक, द फार्मर्स हु टेक लोन्स ऑन फ्रॉम ए ट्रेडर, ऐसे किसान जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लेते हैं, यानी कृषि व्यापारी से जो लोग लोन लेते हैं, वो क्या करते हैं, आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू हिम एट लो प्राइस। तो उन्हें वह जो है क्रॉप यानी वह फसल उन्हें कम दाम पर उन्हीं एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स को बेचनी पड़ती है कम दामों पर। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, परिणाम स्वरूप द फार्मर्स सफर वाइल द ट्रेडर्स मेक ए प्रॉफिट बाय सेलिंग ग्रेन्स एट ए हाई प्राइसेस। यानी जो किसान होते हैं वो बेचारे सफर करते हैं, अर्थात परेशानी में ही डूबे रहते हैं, और जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर होते हैं वह उन्हीं फसलों को यानी उसी अनाज को हायर प्राइसेस पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। हायर इंटरेस्ट मीन्स द बारोअर हैज टू पे ए मेजर पोर्शन ऑफ हिज अर्निंग्स टू repay the interest। हायर इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जो बारोअर है
उसे अपनी कमाई का एक मोटा सा हिस्सा रीपेमेंट के रूप में दे देना है। रीपेमेंट अर्थात ब्याज के तौर पर उसको देना है। एंड प्रिंसिपल ऑफ द लोन, और साथ साथ में जो मूलधन है जिस पर ब्याज लगाया गया है वह भी देना है। दिस समटाइम लीड्स टू डेब्ट ट्रैप फॉर द बारोअर्स, और कभी कभी जो है जो लोन लेने वाले होते हैं, कर्जदार होते हैं, ठीक है, वह लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स चार्जेस लेस इंटरेस्ट। जो कोऑपरेटिव होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं और बैंक होते हैं, ये कम चार्ज करते हैं, ठीक है, कम इंटरेस्ट वसूल करते हैं। एंड डू नॉट एक्सप्लॉइट द बारोअर्स, और बारोअर्स को परेशान नहीं करते हैं, अर्थात एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, मतलब उनका दोहन भी नहीं करते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में, देयर इज अ नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इन कंडीशन में भारत में जो है फॉर्मल सोर्सेज, जो क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज हैं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। अर्थात जहां जो है लोगों की पहुंच अधिक से अधिक हो जाए, उन सारी चीज़ों को बढ़ाना है, जैसे बैंक से लोन लेना या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेने की बात करें। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव्स दीज लोन्स, यह भी आवश्यक है कि हर कोई जो है लोन को प्राप्त कर सके, यानी प्राप्त करता रहे। दिस वुड आल्सो लीड टू हायर इनकम्स, इससे जो है लोगों की अत्यधिक इनकम जनरेट होगी। एंड मैनी पीपल कुड देन बारो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स, और जो है बहुत सारे लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीद सकेंगे। द फॉर्मल क्रेडिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू बेनिफिट द पुअर फ्रॉम द चीपर लोन, और द फॉर्मल क्रेडिट, और फॉर्मल क्रेडिट से जब लोग लोन लेंगे, यानी फॉर्मल सोर्सेस से लोन लेंगे, तो निश्चित रूप से इसे पुअर लोगों में, यानी गरीब लोगों में, ठीक है, सस्ते रूप में, यानी गरीब लोगों को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिलता है, और इक्वली डिवाइड होता है, यानी इक्वली इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, डिवाइड होता है। इट मे बी एडेड, और यह भी जोड़ा जाता है, दैट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और यह भी जो है माना जाता है कि सस्ता लोन और अफोर्डेबल, यानी जिसको वहन किया जा सके, ठीक है, सस्ता और वहन करने योग्य लोन किसी भी देश की समृद्धि या विकास के लिए काफी क्रूशियल होता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एसएसजीज फॉर द पुअर। गरीब लोगों में जो एसएसजीज है उसका बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक फंडा क्या है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। तो एसएसजीज का मतलब क्या होता है। एसएसजीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। एसएसजीज का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। आंसर है इसका, द बेसिक बिहाइंड द एसएसजीज टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। एसएसजीज का जो बेसिक फंडा है, अर्थात बेसिक है, वह क्या है, बेसिक आइडिया क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का एक संगठन बनाकर, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं एकत्रित हो, महिलाएं हों, ठीक है, एक संगठन बनाया जाए और उनको फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, ठीक है, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना की जाए, जिससे लोगों को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके। दे आल्सो प्रोवाइड टाइमली लोन्स एट ए रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रख देना, ठीक है। और ये जो एसएसजीज होते हैं, यह उन गरीब लोगों को सस्ते दामों पर, यानी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर, बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी गिरवी के लोन प्रदान करते हैं। थस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसएसजीज आर, इस तरह से जो इसके लक्ष्य हैं निम्नलिखित हैं।
टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना। टू कलेक्ट सेविंग्स ऑफ देयर मेंबर्स, और उसके लिए मेंबर्स बनाना, यानी मेंबर को बनाना, मेंबर जोड़ना, ठीक है। और इन मेंबर से उनके सेविंग को कलेक्ट करना, यानी उनके बचत को इसमें जमा करवाना। टू प्रोवाइड लोन्स विदाउट कोलेट्रल और बिना किसी गिरवी, यानी बिना किसी सामान को गिरवी रखे इन लोगों को लोन प्रदान करवाना। टू प्रोवाइड टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय से लोन प्रोवाइड कराना। टू प्रोवाइड लोन्स एट ए रिस्पॉन्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इजी टर्म्स, ठीक है। लोगों को जो है आसान नियम शर्तों के आधार पे और कम या सस्ते इंटरेस्ट ब्याज रेट पर, ब्याज दर पर लोगों को लोन प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा, ठीक है। लोगों के बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराना, जिससे लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाए, न्यूट्रिशन लोगों को प्राप्त हो, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, वह भी समाप्त हो जाए। घरेलू हिंसा मुख्य रूप से पैसे की वजह से ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट आर द रीजन why the banks might not be willing to lend to certain borrowers, ठीक है। what are the reasons why the bank might not to be willing to lend certain borrowers, वह कौन सा कारण है कि बैंक जो है कुछ बारोवर्स को फिर से मतलब लेंड नहीं करना चाहते हैं, अर्थात वो लोग पुनः कर्ज नहीं देना चाहते हैं, उनको लोन नहीं देना चाहते हैं। क्यों ऐसा है? द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड सर्टेन बारोवर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि कुछ बारोवर्स को, यानी कुछ कर्ज लेने वाले लोगों को बैंक पुनः फिर से जो है कर्ज नहीं देना चाहते हैं। बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, पुनः नहीं देना चाहते हैं या देना नहीं चाहते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या पेपर की आवश्यकता होती है। एंड कोलेटरल एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, और लोन के लिए लेने के लिए जो है कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता होती है। सम पर्सन्स फेल, कुछ लोग जो है इसमें असफल हो जाते हैं। टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स, यानी इन जरूरतों को पूरा करने में कुछ लोग असफल होते हैं, यानी कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होते हैं, ना ही कोलेटरल के लिए कोई चीज होती है। द borrowers who have not repaid previous loans, ऐसे लोग जिन्होंने जो है पुराने लोन को जमा नहीं किया होता है। द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड देम फर्दर, तो बैंक जो है उनको आगे लोन नहीं देते हैं। द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस विथ हाई रिस्क, बैंक ऐसे लोगों को भी लोन देने से बचते हैं, ऐसे उद्यमियों, इंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उद्यमी, जो हाई रिस्क वाला बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, एक प्रमुख जो इसका उद्देश्य है वह क्या है बैंक का, कि इज टू अर्न मोर प्रॉफिट, कि उसे जो है अत्यधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, किस पर? लोन पर। आफ्टर मीटिंग ए नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, यानी अपने खर्चों को निकालकर जो है वो अच्छे खासे लाभ को प्राप्त करे। फॉर दिस पर्पस, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इट हैज टू अडॉप्ट ए जुडिशियस लोन, तो उसे एक जो है न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत लोन देना होता है। एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं, यानी निवेश के सिद्धांत होते हैं, वह श्योर होने चाहिए, इंश्योर होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। एंड स्टेबल रिटर्न ऑफ द फंड्स, और पैसा वापस करने के लिए जो है स्टेबल होने चाहिए, अर्थात उनमें बदलाव नहीं हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आज ये क्वेश्चन नंबर 7 तक यही, इसके बाद
हम लोग जो है इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल डिस्क्राइब, आंसर्स will be described in the next video. So this is high time to go out. So I think you have enjoyed the lesson. So we will meet in the next lecture. Until then, bye bye. Take care. Good night. Jai Hind, Jai Bharat.